टॉपिक है आज का हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जी हाँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 109 पर ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं। स्टेटमेंट आप लोग जो है बुक से लिखेंगे, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? आप लोग स्टेटमेंट नोट कर लीजिए पहला। उसके बाद मान लीजिए ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखा है, ठीक है जी। डेल 1 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। डिटर्मिनेंट लिखा है मेरे पास A1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है हमारे पास कि अगर हम सभी रोज और सभी कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम इसे मैट्रिक्स की भाषा में पढ़ें तो ये क्या चीज हुआ करती थी? ट्रांसपोज। शाबाश, ट्रांसपोज। लेकिन डिटर्मिनेंट में इसे ट्रांसपोज नहीं कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी यही है कि व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। पहली रो है A1 B1 C1, दूसरी रो है A2 B2 C2, तीसरी रो है A3 B3 C3। तो प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो ये कहती है कि वैल्यू चाहे हम इसकी निकाल लें और चाहे हम इसकी निकाल लें, रिजल्ट ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर होगी पहली प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2, वो ये कहती है हमारे पास कि अगर हम किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से या किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। क्या मतलब है? प्रॉपर्टी आप बुक से नोट कर लेंगे, बुक में लिखी हुई है प्रॉपर्टी नंबर 2। हाँ जी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने क्या करा, मैंने पहले कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तीसरे कॉलम के साथ। कॉलम 1 इंटरचेंज बाय कॉलम 3, तो उससे क्या होगा? ये जो हमारे पास तीसरा कॉलम है वो तो पहले कॉलम की जगह आ जाएगा, दूसरा अपनी जगह रहा B1 B2 B3 और पहला कॉलम यहाँ आ गया A1 A2 A3। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाहर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, क्या कहती है प्रॉपर्टी? कि बाहर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार अगर मैं और चेंज कर दूं, मान लो मैंने अब की बार R2 और R3 को C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। आप एक ही बार में पहले कॉलम बाद में रो चेंज कर सकते हो। जैसे मैट्रिसेस में आप नहीं कर सकते थे, रो पे काम करते थे तो रो ही लगाते थे। इसमें पहले रो बाद में कॉलम या पहले कॉलम बाद में रो, ऐसा भी चेंज आप कर सकते हैं। तो C2 को C3 से इंटरचेंज कर दिया, एक -1 पहले से था, एक -1 और आ जाएगा, यानी कि -1 का होल स्क्वायर आ गया बाहर। C1 अपनी जगह, C2 अपनी जगह, C3 अपनी जगह। हाँ बेटा, C1 अपनी जगह, C2 अपनी जगह, C3 अपनी जगह। इन दोनों कॉलम को चेंज करा, यानी कि यहां आ गया A1 A2 A3 और यहां आ गया B1 B2 और B3।
बोल लो, कोई परेशानी इतने में? नो सर। नो सर। सर सेकंड वाली दोबारा से बता दीजिए। कुछ नहीं, जितनी बार आप किसी भी रो को किसी रो से, जितने भी बार आप किसी कॉलम को किसी कॉलम से या रो को रो से इंटरचेंज करेंगे, उतनी बार बाहर -1 आता चला जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। बताओ भाई। सर हाँ अर्चित। जो एरिया वाला फॉर्मूला था सर, उसमें भी माइनस आएगा? अभी अभी अरे भाई अभी रुक तो जा, अभी रुक तो जा, मैं बता तो रहा। एरिया वाले की वजह से ही मैंने ये चीजें चेंज करी। मैंने आपको एरिया वाला फार्मूला बताया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। अरविंद सर ने आपको फार्मूला बताया था कि 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही तो बताया था। यस सर। अब जरा जरा देखियो 1 मिनट के लिए, तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है ना? यस सर। सर यस सर। तो अब जो यहाँ पे सी वाली लाइन थी हमारी, वो तो ए वाले पे आ गई। जो ए वाली थी वो यहाँ पे देखो आप बीच में आ गई, ये बीच में आ गई। और जो बीच वाली थी ये लास्ट में चली गई, ये लास्ट में आ गई, यानी कि ये और ये दोनों चीज एक ही तो है। यस सर। तो मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा था उस दिन कि आप इसे चाहे पहले कॉलम में लिख लो और कोऑर्डिनेट फर्स्ट 2 में लिखकर लास्ट वाले में लिख लो इसे, या कोऑर्डिनेट को लास्ट 2 में लिखकर यहाँ लिख लो, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर का चेंज हुआ। एक तरह से इसके अंदर 2 बार कॉलम चेंज हुआ, और 2 बार कॉलम चेंज होने की वजह से इसके डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके सर। सर हो गया क्लियर। चलिए जी, ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि कॉलम पे ही लगेगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जरूरी नहीं है कि कॉलम पे ही लगेगा। मान लो मैंने इसके बाद फिर लगा दिया R1 इंटरचेंज बाय R2, डबल एरो का मतलब इंटरचेंज होता है। R1 इंटरचेंज बाय R2 लगा दिया सपोज करो आपने, फिर क्या होगा उस केस में? जी हाँ, R1 इंटरचेंज बाय R2 लगाया, एक और -1 आ जाएगा, यानी कि अब की बार -1 का क्या आ जाएगा? क्यूब। ठीक है भाई, -1 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। और R1 R2 को चेंज करा तो R2 पे तो आ गया C2 A2 B2 ये, और जो R1 था वो यहाँ नीचे आ गया C1 A1 B1 और C3 A3 B3। बताएं भाई, समझ में आ गई क्या बात? यस सर। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है कि जितनी बार आप किसी रो को रो से या किसी कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करोगे, उतनी बार बाहर माइनस लगाना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now we come to the third property of determinant. जी हाँ, क्या कहती है तीसरी प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो, 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में यदि आइडेंटिकल हो जाते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या मतलब है भाई? मान लीजिए आपके पास लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A1 B1 C1, तो 2 रो आइडेंटिकल हो गई। आप कह देंगे एट वंस कि भाई सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी? 0। नो नीड टू एक्सपेंड, कोई जरूरत नहीं है एक्सपेंड करने की। आपको फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता था, किसी भी वेक्टर की अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। याद है आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर।
किसी भी वेक्टर की अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। उसकी यही वजह हुआ करती थी, जैसे कि आपकी फिजिक्स की बात करूं, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ये लिखा A1i प्लस B1j प्लस C1k, और आप इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इसी वेक्टर के साथ निकालना चाहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल किया करते थे, i j k ये लिखते थे। पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स आप लिखते थे यहाँ पर A1 B1 C1, और दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स लिखते थे यहाँ पर। ये बाई चांस दोनों सेम है तो इसलिए A1 B1 C1। अब क्योंकि ये दोनों रो आइडेंटिकल होगी R2 और R3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। 0 वेक्टर कहते थे आप इसे, है ना, क्योंकि 0i 0j 0k आता था यहाँ पे। बोलो भाई, फिजिक्स का फंडामेंटल है ये। एक्चुअली फिजिक्स जो है ना, अब हमारे एक आध टीचर ये कहने लगे इसके बिना मैथ नहीं, हम कहते हैं मैथ के बिना फिजिक्स नहीं। एक्चुअल बात तो ये है कि इन दोनों के बिना एक दूसरे की कोई नींव नहीं है। फिजिक्स के बिना मैथ नहीं हो सकती, मैथ के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। लेकिन हम फिजिक्स वालों का एक भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाते, मगर फिजिक्स वाले हमारे इतने सारे कंसेप्ट यूज करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हमारे नीरज सर कहने लगे पी से फिजिक्स और पी से पापा, एम से मैथ्स और एम से मदर, तो पापा तो फिजिक्स हुई। फिर मैंने उन्हें एक दिन एग्जाम्पल दिया, मैं कहा भाई ऐसे तो भाई कोई भी इसे प्लीज कम्युनिस्ट उसमें ना ले। जी हाँ, तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये सबको क्लियर हो गई कि अगर दो रो आइडेंटिकल हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि आप जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या कह लो किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई उस कांस्टेंट से हो जाती है। क्या कहा मैंने आपको कि अगर मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और आप उसमें किसी एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट की, तो पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रिक्स में तो सबसे होती है, इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कर सकते हो, बताई थी बात। यस सर। तो देखो मैं उसे इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूं आपको जरा। मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 और C2, और A3 B3 और C3। मैंने आपसे कहा भाई आप R1 की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट K से कर दीजिए, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि K से इधर भी मल्टीप्लाई होगी। जी हाँ, प्रॉपर्टी ये कहती है कि पूरे डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई K से हो जाएगी। मगर मैं आपको इस एक्सरसाइज के लिए एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, ध्यान से सुनो, जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ किसी एक रो पर, यदि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट के बाहर उसी से डिवाइड कर देना। कैसे भाई? यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, अगर मुझे इसे सेम बनाना है तो मैं इसे कहाँ ले जाऊंगा? डिवाइड में। तो 1/k इंटू KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप यदि इसमें से K कॉमन ले लो, K से K काट दो, वापिस वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपके पास सेम डिटर्मिनेंट? यस हाँ सर। जी, बस आप इस रिजल्ट को ध्यान रखना। जब प्रॉपर्टीज में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी रो की जिस रो पे ऑपरेशन लगाई है उस रो की हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी, तो बाहर डिटर्मिनेंट में उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? वजह बता देता हूं, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स के अंदर 3.4 एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो उसमें दोनों साइड मैट्रिक्स हुआ करती थी।
दोनों साइड, याद है आपको? यस यस सर। यस सर। क्योंकि वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होती थी तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता था। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही साइड है तो उसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल करने के लिए हमें बाहर उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है जिससे हमने किसी भी एक रो या कॉलम की मल्टी। बोलिए जी, इतनी बात। अब इसके ऊपर बेस्ड एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ छोटा सा आपको, जिसके अंदर कॉमन लेने वाला काम भी सिखाऊंगा आपको और आइडेंटिकल वाला भी साथ साथ। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लिया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 7 5 और 3 6 9। हाँ भाई ध्यान से देखो, तीसरी रो से क्या कॉमन है? तीसरी रो से तो 3 3। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग 3 एज कॉमन फ्रॉम R3। 3 बाहर निकाल लिया हमने क्योंकि किसी भी रो या कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट में। बचा 1 2 3 4 7 5 और 1 2 3। जरा देखना R1 एंड R3 कैसी हैं? सर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो यानी कि हमारे पास ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई। आपने एक बात देखी, मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करा, किसकी भला? पूरे डिटर्मिनेंट की। आप जरा एक काम करें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखें जरा। हाँ भाई, इस एक्सपेंड करके देखें, आप चेक करें कि क्या इसकी वैल्यू वास्तविकता में 0 है। में आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सटेंड करिए बेटा। ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4 7 5 3 6 9, इवेल्युएट में और चेक करिए कि क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही में 0 है। यस सर, 0 आ रही है। यस सर 0 आ रही है। 0 आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी यहां से वेरीफाई हो जाती है हमारे पास कि हाँ इसकी वैल्यू वास्तविकता में 0 है। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी इतने तक है तो बताएं प्लीज। नो सर। नो सर। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़िए। कह रहा इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट expressed as the sum of 2 or more elements, then determinant can also be expressed at the sum of the, मतलब उन्हें भी हम ब्रेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स को भी ब्रेक करके 2 के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही कहा ना पांचवी प्रॉपर्टी ने। देखिए ध्यान से, पांचवी प्रॉपर्टी ने हमें यह बोला कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 2 के सम के रूप में एक्सप्रेस हैं तो हम उनसे 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए लिखा है A1 प्लस अल्फा A2 B। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 2 के सम के रूप में एक्सप्रेस हो, जैसे A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा A2 B2 C2 A3 B3 C3,
तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इससे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। पहले वाले के तो पहले इसमें A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3, और दूसरे वाले के इसमें अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2, A3 B3 C3। अच्छा, इसे देखकर एक बात और समझ में आ रही है हमें। वो क्या है जो हमें समझ में आ रही इसे देखकर? कि हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। कभी आप सोचो कि हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो अगर आप इसे अपनी बुद्धि लगाकर ऐड करेंगे तो आप A2 + A2 2A2 लिख देंगे, जो कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। समझ रहे आप बात मेरी? दो डिटर्मिनेंट को ऐड करने की कोई प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को सिखाई नहीं है। मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो सिखाया था, लेकिन मैंने आपको एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं सिखाया। याद करो, किसी भी एक्सरसाइज में आपके सामने एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट तो नहीं आया? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट दो के सम में एक्सप्रेस हैं, ये एक प्लस गलत लग गया, दो के सम में एक्सप्रेस हैं, तो आप उस केस में उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। देख लें प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी समझ में आई या नहीं आई? एक बार प्रॉपर्टी पढ़ के देख लें। और सर इसका एक और एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए दिमाग खराब बिल्कुल मत करो अपना। आप सिर्फ ध्यान रखो कि जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम, सारे नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट, पूरे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट नहीं कह रहा हूं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर दो के सम में एक्सप्रेस हैं, तो आप उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें पहले वाले के अंदर पहले एलिमेंट आ जाएंगे और दूसरे वाले के अंदर दूसरे नंबर वाले एलिमेंट आ जाएंगे। बाकी का सेम रहेगा। बोलिए। यस सर, क्लियर है। यस। अब इसके बाद जो चीज मुझे आपको सिखानी है, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं 3 पॉइंट में। कोई एक स्टूडेंट पढ़े प्लीज, क्या लिखा है वहां पर प्रॉपर्टी में? पढ़ो भाई। रचित पढ़े। Yes. If two each elements of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation Ri. देखो, समझो ऑपरेशन। अब ऑपरेशन पे क्या मतलब है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था 3.4 में, यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो, कि किसी भी रो के अंदर आप किसी भी रो पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस रो के अंदर किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे मैंने R1 पे अप्लाई करा, तो मैं कहूंगा R1 के अंदर R2 और R3 को जोड़ दो, या R1 पे अप्लाई करा तो R1 में से 2R3 माइनस कर दो, या फिर R2 पे अप्लाई करा तो R2 के अंदर प्लस कर दो 4 टाइम्स ऑफ R3, या R3 में अप्लाई करा तो R3 के प्लेस पर 2 टाइम्स ऑफ R1, 4 टाइम्स ऑफ R2, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि आप जिस भी रो पर अप्लाई कर रहे हैं उस रो में दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। बताओ भाई, समझ में आई क्या ये बात? यस यस सर। जरूरी नहीं है रो पे, आप एक ही क्वेश्चन के अंदर पहले रो लगाओ
और बाद में उसी क्वेश्चन में कॉलम लगाओ। आप एक ही क्वेश्चन में रो भी लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो, जो कि आप मैट्रिसेस में नहीं कर सकते थे। मगर डिटर्मिनेंट में एक ही क्वेश्चन में पहले रो पे इंप्लीमेंट और फिर कॉलम पे इंप्लीमेंट करा जा सकता है। जैसे C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 आ गया, या C2 के प्लेस पे 4 C2 के प्लेस पर आ गया C2 प्लस 4 C3 माइनस C1, कुछ भी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या, कि जिस भी रो या कॉलम पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसी के अंदर दूसरी कोई रो जुड़ेगी या घटेगी। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि अगर आपने किसी भी ऑपरेशन में जिस रो पे इंप्लीमेंट कर रहे हो उसकी मल्टीप्लाई यदि किसी से नंबर से कर दी, तो ध्यान रखना पूरे डिटर्मिनेंट की बाहर इक्वल में आपको उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट के, जो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी में बताया भी था। समझ आ गई बात? भाई मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से बाहर डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करता तो मैं बाहर डिटर्मिनेंट के 5 से डिवाइड करता, जिससे क्या होगा कि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। बताइए जी। यस सर। देखो ये प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको आज नोट कराई हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई या नहीं आई, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज एक बार बतानी थी कि ऐसा होता है। समझ में तो आपको ये तब आएंगी जब आप इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि आप में से सबको, ज्यादातर बच्चों को ये सब प्रॉपर्टीज दिमाग में क्लियर होगी हो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आपको समझ में आई नहीं आई, कुछ भी हो। आप जब क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज 4.2 के, तो हर पॉइंट, हर प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अच्छा ये ऐसे अप्लाई होती है। इज दिस क्लियर? यस सर। एक 7वीं प्रॉपर्टी और लिख लो जो इसके अंदर नहीं दे रखी। एक 7वीं प्रॉपर्टी और लिख लें, determinant of skew symmetric matrix, determinant of skew symmetric matrix is always 0. Determinant of skew symmetric matrix is always 0. अपनी तरफ से कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के देख लो, कोई भी, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो। मान लो मैंने आपके सामने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी 0 1 -2 -1 2 0 3 3 0 करके मुझे इसका रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है। खुद एक्सपेंड करना, किसी की हेल्प लेना। बताइए कितना आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट चेक करिए कितना आ रहा है तेजी से। 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। बोलिए सर 0 0। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई, जिसकी हेल्प से कल मैं आपको 4.2 पढ़ाऊंगा। तो इन प्रॉपर्टीज